हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड टू स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो लास्ट 2 प्री सीजन का मैच था उसको लेके और उसके साथ जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स है उसको लेके। तो बिना टाइम को खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेक्सम के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच था उसको लेके। तो देखिए बेसिकली इस मैच में बात करने के लिए उतना कुछ है नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का अंडर 21 का टीम जो है वो खेला था इस मैच में। इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा बिल्कुल ही नहीं था। रेक्सम का जो टीम था वो बहुत ही यंग था और बहुत ही फिजिकल टीम था एंड दे वर लिटरली बुलीड अस ऑल ओवर द पिच, स्पेशली इन डिफेंस। और डिफेंस में हम लोगों की टीम में जॉनी इवंस था और जॉनी इवंस का परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया था, क्योंकि उसका एज हो गया है, एक्चुअल में बहुत ही एज हो गया है कंपेयर्ड टू रेक्सम प्लेयर्स। और रेक्सम प्लेयर्स का जो पेस था उसके साथ जॉनी इवंस कोप अप नहीं कर पा रहा था। तो नॉट ओनली जॉनी इवंस, बाकी जो टीम था वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और ऊपर से डैनियल गोर का आपका रेड कार्ड हो गया, तो उसके बाद तो मैच वैसे ही पूरा खत्म हो गया। वैसे मैच में कुछ था नहीं, अगर मैच में कुछ अच्छा था तो वो आप कह सकते हो कि हनीबल वाज गुड, लेकिन फिर भी हनीबल को मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में मतलब अगर आप बेंच भी कंसीडर करो तो उसमें फ्रीक्वेंट बेसिस में फीचर होने के लिए उसको अभी भी बहुत रूमिंग की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता हनीबल का क्लास अभी भी वैसा है कि ही कैन एक्ट एज एन बैकअप प्लेयर। तो मेरे ख्याल से उसको शायद लोन में ही वापस से भेज देंगे ये लोग। और अगर रेक्सम वाला मैच को छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था वो था जो आज सुबह हो गया रियल मैड्रिड के साथ। तो ये मैच में भी हम लोग हार गए हैं। पहले 3 मैचेस में हम लोग 3 कॉन्सिक्यूटिव विंस निकाले और 3 क्लीन शीट्स भी निकाले, लेकिन रेक्सम के साथ ही हम लोग 3-1 हार गए और आज रियल मैड्रिड के साथ भी हम लोग 2-0 हार गए। देखिए रियल मैड्रिड वाला जो मैच था, इस मैच में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच जब चालू हुआ पहले 5 मिनट में रियल मैड्रिड वाज प्रीटी गुड, और वैसा ही जब वो लोग मैच खत्म हुआ लास्ट के 5 मिनट में भी दे वर प्रीटी गुड। तो ये तो 5-5-10 मिनट में रियल मैड्रिड वर प्रीटी गुड एंड इन दैट मोमेंट दे क्रिएटेड some chances and they were clinical, they finished the chances. Both the goals were brilliant. Specifically जो second goal था that was a class goal. फर्स्ट गोल भी अच्छा था, जूड बेलिंगहम का जो चिप था वो अच्छा था, लेकिन एक्चुअल में वो ऑफसाइड था। लेकिन ये फ्रेंडली है तो ऑफसाइड था या ना था उस डिबेट में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर पूरा मैच में देखा जाए तो रियल मैड्रिड वैसा कुछ खास खेला नहीं है सिवाय पहले 5 मिनट का और लास्ट 5 मिनट के। लेकिन रियल मैड्रिड तो देख के पता चलता है कि वो लोग का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों से कितना आगे है। और सबसे बढ़िया बात कि रियल मैड्रिड में जो जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो लोग क्लिनिकल है, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स वो लोग क्लिनिकल है, जितने भी अटैकिंग प्लेयर्स है वो लोग क्लिनिकल है। तो इससे क्या होता है, अगर मैच में आपका 1 या 2 चांसेस आ जाते हैं तो देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग दोस चांसेस आर मच हायर देन अस, क्योंकि सबको पता ही है हम लोग के पास कोई प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। वो आज मैच पे फिर से दिखा। हम लोग मैच पे ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम ही घटिया खेले। देखिए मैच जब चालू हुआ तो पहले 5 मिनट के अंदर ही कोबी माइनू को चोट लग गया और he was injured and he left the field। तो उसके बाद एरिक टेन हैग सब्स्टिट्यूट करके एरिक्सन को लाया और एरिक्सन आने के बाद ये साफ साफ पिच में दिखा कि एरिक्सन का जो एज है दैट इज अगेंस्ट हिम। मैं ये नहीं बोल रहा कि एरिक्सन पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन एरिक्सन को हम लोगों को इस सीजन में जाते हुए बहुत ही केयरफुली यूज करना होगा, क्योंकि एरिक्सन के सामने अगर रियल मैड्रिड जैसा टीम आ जाता है या फिर जो टीम में जो प्लेयर्स है वो ज्यादा फिजिकल है और पेसी है और यंग है स्पेसिफिकली, अगर आपके ओपोनेंट में ऐसा प्लेयर रहता है तो उस टाइम पे एरिक्सन वो कोप अप नहीं कर पाता है उस पेस के साथ, उस स्पीड के साथ। इसी चीज के लिए हम लोगों का जो मिडफील्ड है वो एट टाइम्स बहुत फ्लैट लगा। और वैसे भी अगर कैसेमीरो का परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो वो भी कुछ खास नहीं था। कैसेमीरो का भी अभी भी मैच फिटनेस नहीं आया है एंड ही इज स्टिल लुकिंग वेरी रस्टी। और उसके साथ मेसन माउंट और ब्रूनो आपका ठीक ठाक ही था, लेकिन मुझे लगता है कि एरिक टेन हैग का कोबी माइनू के साथ एक दूसरा प्लान था। कोबी माइनू पीछे से आंद्रे ओनाना और बाकी जो डिफेंस में लिसांड्रो मार्टिनेज और वारान थे, इन लोगों के साथ वो पीछे से गेम बिल्डअप करता, लेकिन जब उसको चोट लग के वो निकल गया मैच से, उस टाइम पे एरिक्सन को लाने के बाद एरिक टेन हैग को एब्रप्टली वो प्लान चेंज करना पड़ा। लेकिन वो जो प्लान चेंज हुआ वो पिच पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि वी लॉस्ट द बैटल इन द मिडफील्ड और इसी वजह से हम लोग मैच हार गए। फर्स्ट हाफ पे अगर हम देखा जाए तो हम लोग 2 चांसेस क्रिएट किए थे, लेकिन हम लोग एज यूजुअल फिनिश नहीं कर पाए। और सेकेंड हाफ में 60 मिनट तक हम लोग का जो पहला फर्स्ट 11 था वो खेला पिच पे, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्लेयर डिफेंस और अटैकिंग लेवल में सारे प्लेयर्स चेंज हो गए एक्सेप्ट ब्रूनो फर्नांडिस एंड आंद्रे ओनाना। तो उससे क्या हुआ कि सेकेंड हाफ में हम लोग थोड़ा बेटर खेले, हम लोग थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन जो फाइनल पास था बॉक्स के अंदर, जो फाइनल थ्रू बॉल होता है वो ढंग का हुआ नहीं।
पूरे मैच में। अगर कभी कभार कोई अच्छा बॉल सेकंड पोस्ट में चला भी जाता है सिटर के तहत, तो उस सिटर को क्लोज करने के लिए या फिर उस सिटर को फिनिश करने के लिए, टैप इन करने के लिए जो प्रॉपर नंबर 9 स्ट्राइकर की जरूरत है वो हम लोग की टीम में है नहीं है। तो वो दिखा एट टाइम्स कि जब ऐसा कोई चांस आता है तो वहां पे कोई प्लेयर मौजूद ही नहीं है हम लोगों का। जब तक हम लोग का ये स्ट्राइकर वाला जो सिचुएशन है उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ जाता, तब तक ये चीज, अगर रियल मैड्रिड के जैसा क्लास टीम के अगेंस्ट आप खेलोगे तो वो चीज पिच पे दिखेगा साफ साफ, जैसा आज दिखा। ये फ्रेंडली मैच है इसलिए इसका उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर ये आपका सीजन में या चैंपियंस लीग में ऐसे ब्लॉकबस्टर मैचेस होंगे तो उस टाइम पे ये सारी चीज की वजह से हम लोग मैच हार सकते हैं अगर हम लोग का एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं आता है। और सेकंड हाफ में मैंने जैसे कहा कि 60 मिनट के बाद सारे प्लेयर्स, ज्यादातर प्लेयर को चेंज कर लिया गया और उस टाइम पे सैंचो को फॉल्स नाइन में खिलाया गया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। गार्नाचो एट टाइम्स कोशिश कर रहा था, एंटोनी भी आपका कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा था क्योंकि हम लोग का जो मिडफील्ड है वो उतना अच्छा नहीं था। उस गेम का जो कंट्रोल था वो हम लोग के पास था ही नहीं। जब बॉल हम लोगों के पास आ रहा था तो उस टाइम पे हम लोग ऊपर जाके कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत हाई लाइन खेल रहे थे और एट टाइम्स जब भी हम लोग बॉल लूज कर रहे थे तो दिख रहा था कि रियल मैड्रिड काउंटर में हम लोगों को गोल देने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो कर नहीं पाया। तो मेरे ख्याल से जब कोबी माइनो को फर्स्ट हाफ में चोट लग गया था उस टाइम पे अगर एरिक टेन हैग एरिक्सन को नहीं लाते और उसके जगह पे आपका ब्रूनो को मिडिल से खिलाते और राइट हैंड साइड पे एंटोनी को लेके आते तो बेहतर होता, क्योंकि मुझे ब्रूनो पसंद ही नहीं जब वो आपका राइट हैंड साइड से ऑपरेट करता है। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ फाइनल बॉल के लिए बहुत जल्दबाजी करता है और सिर्फ फाइनल बॉल के लिए वो खेलता है, बिल्डअप में उतना काम आता नहीं है और मुझको लगता है कि ब्रूनो वेस्ट हो जाता है। ब्रूनो हमेशा अच्छा खेलता है जब वो थ्रू द मिडिल खेलता है, क्योंकि उस टाइम पे वो बढ़िया बढ़िया पासेस निकल पाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्रूनो को राइट साइड से ज्यादा आप मिडिल में खिलाओ और एरिक्सन को आपको बहुत ही ध्यान से, केयरफुली आपको यूज करना होगा एट टाइम्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एरिक्सन लास्ट सीजन में जितना सर्विस दे पाया था, बहुत सारे मैचेस में लगातार खेला था, इस सीजन वैसा होगा ये मुझे लग नहीं रहा है। अब तक हम लोगों को लग रहा था कि कोबी माइनो अगर ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करता रहा और अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा तो इस सीजन में जस्ट लाइक लास्ट सीजन जैसे गार्नाचो को एरिक टेन हैग यूज किया था, फर्स्ट टीम में ब्लेंड इन किया था, तो कोबी माइनो को भी वैसा ही ब्लेंड इन करेगा। लेकिन आज जब कोबी माइनो को चोट लग गया एंड ही लेफ्ट द स्टेडियम विथ क्रचेस ऑन, तो उस टाइम पे लगा कि नहीं, हम लोगों को मिडफील्ड में और एक बैकअप की जरूरत है, क्योंकि आपका जो न्यूज आ रहा है कि फ्रेड चला जाएगा और अगर स्कॉट मैक्टोमिनी भी चला जाता है तो यू शुड गो फॉर अ प्लेयर लाइक अमराबाद, क्योंकि ये लंबा सीजन होने वाला है फिर से और किसी को अगर ऐसे इंजरी हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है कैसेमीरो तो फिर हम लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आई होप कि कोबी माइनो का जो इंजरी है वो ज्यादा सीरियस ना हो और वो बहुत जल्द लौट आए। मुझे पर्सनली आज मैं मैच देखने बैठा था कि कोबी माइनो का परफॉर्मेंस कैसा होगा, इसलिए क्योंकि रियल मैड्रिड का जो लेवल है वो आर्सेनल से बहुत ज्यादा है। तो मुझे लग रहा था कि अगर कोबी माइनो आर्सेनल के साथ वैसा परफॉर्मेंस कर पा रहा है तो आज वो कैसा परफॉर्म करेगा। आई वॉज ईगर टू सी दैट, लेकिन वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो अभी देखते हैं कोबी माइनो की इंजरी को लेके क्या अपडेट आता है और कब तक ठीक हो जाता है। प्री सीजन टूर में मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी मैचेस थे वो सारे ऑलमोस्ट हो ही गए, अभी सिर्फ डॉर्टमुंड के साथ एक मैच बाकी है। तो देखते हैं डॉर्टमुंड वाला गेम में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। और आज के मैच में आपका आंद्रे ओनाना का भी डेब्यू हो गया, तो आंद्रे ओनाना आज के मैच में मुझे ठीक ठाक ही लगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि जब सेकंड गोल हुआ तो उस टाइम पे आंद्रे ओनाना कुछ किया नहीं, मेरे ख्याल से उस टाइम पे वो कुछ कर भी नहीं पाता, वो इतना अच्छा बढ़िया फिनिश था तो उसमें आपको कुछ करने का रिएक्शन कोई टाइम ही नहीं था उसमें। तो आंद्रे ओनाना अगर ओवरऑल मैच के बारे में बात किया जाए तो आंद्रे ओनाना वाज गुड। आंद्रे ओनाना का प्लेइंग फ्रॉम द बैक अच्छा था, उसका पासिंग अच्छा था और जब उसके सामने लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वारान जैसे प्लेयर रहते हैं तो उसका पासेस जो है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर उसके सामने हैरी मैग्वायर और लिंडरॉफ जैसा प्लेयर रहता है तो फिर उसका जो गेम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हैरी मैग्वायर और विक्टर लिंडरॉफ को लेके हाई लाइन खेलना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली हैरी मैग्वायर को लेके। तो उस टाइम पे उसको ध्यान से खेलना होगा पीछे, जैसे आज वो खेल भी रहा था, लेकिन वो आने से हम लोग का प्लेइंग फ्रॉम द बैक सच में बेहतर हुआ और ये चीज होगा भी धीरे धीरे और बेहतर, और उसका जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत बढ़िया ही लगा मुझे। तो अभी देखते हैं कि अगले मैच में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स हैं उसको लेके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एम्बापे वाला जो सिचुएशन है उसको लेके। तो अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, एम्बापे हैज रिजेक्टेड टू नेगोशिएट
विद अल हिलाल। एम्बापे के साथ नेगोशिएट करने के लिए अल हिलाल के जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो लोग फ्लाई कर चुके थे। एम्बापे उन लोगों के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना चाहता, जो कि मैं मेरे पिछले वाला वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था कि मुझे लग नहीं रहा है कि एम्बापे विल एग्री टू ज्वाइन अल हिलाल, क्योंकि उसको यूरोपियन फुटबॉल ही खेलना है, उसको चैंपियंस लीग खेलना है और उसको रियल मैड्रिड में खेलना है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि एम्बापे का जो सागा चल रहा है उसमें नेक्स्ट कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। इसके बाद पीएसजी से जो दूसरा ट्रांसफर अपडेट्स आया है उसको लेके बात करेंगे, वो है आपका वेरात्ती के लिए अल हिलाल अप्रोच कर चुका पीएसजी को। 30 मिलियन यूरो के आसपास कुछ प्रपोजल रख रहे हैं वेराटी के लिए, और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक पीएसजी वेराटी को सेल करने के लिए राजी हो ही जाएगा और वेराटी को भी अल हिलाल ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर, और मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज है वो है आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज सबमिटेड एन ऑफिशियल बिड टू अटालांटा फॉर रासमस हॉयलैंड। जी हाँ, फैब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म कर दिया है। जो बिड सबमिट किया है वो आपका 50 मिलियन यूरो है, जिसमें 40 मिलियन जो है वो अपफ्रंट फी होगा और 10 मिलियन जो है वो एड ऑन होगा। लेकिन फैब्रिजियो ने ये चीज भी बोला है कि अटालांटा का जो आस्किंग प्राइस है वो 70 मिलियन यूरो है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज रिलक्टेंट टू मैच दैट प्राइस। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि हॉयलैंड ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एग्री कर चुके हैं, जिसमें जो डील है वो आपका 5 इयर्स का ही है और ही इज ईगरली वेटिंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मेरे ख्याल से अटालांटा को प्राइस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, जो कि होगा ही, और ये डील मेरे ख्याल से बहुत जल्द हो भी जाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट बिड है मेरे ख्याल से अटालांटा इसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड बिड होगा वो इससे 5 मिलियन या 10 मिलियन ज्यादा होगा, उसके बाद ही अटालांटा मानेगी हॉयलैंड को जाने के लिए। मेरे ख्याल से मेसन माउंट या फिर ओनाना के लिए आपका जितना लगा वैसा ही हॉयलैंड के लिए भी आपको खर्च करना होगा। उसके बाद अटालांटा हॉयलैंड को छोड़ने के लिए राजी होगा। तो अभी देखते हैं कि हॉयलैंड वाला डील अभी और कितना दिन लगता है। जितना कम दिन लगे उतने हम लोग के लिए अच्छा है। और इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो दूसरा न्यूज है वो है आपका फ्रेड का आउटगोइंग। जी हाँ, गैलाटासराय इज ईगरली वेटिंग टू साइन फ्रेड, और उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे क्लब्स भी हैं। तो मुझे लगता है फ्रेड के लिए हम लोगों को 15 से 20 मिलियन के आसपास कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स आर रियली इंटरेस्टेड टू साइन फ्रेड। और इसके बाद मैक्टोमिनी का भी जो न्यूज आया है उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्लियर स्टांस है, वेस्ट हैम इज रियली इंटरेस्टेड टू साइन मैक्टोमिनी, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोल दिया कि 40 मिलियन पाउंड से नीचे वो लोग राजी नहीं होंगे। तो देखिए, अगर पब्लिकली 40 मिलियन का जो प्राइस टैग आता है वो आता है, तो मैक्टोमिनी के लिए अगर वेस्ट हैम या फिर कोई दूसरा क्लब नेगोशिएट करता है, तो अगर हम लोग सामने से 40 मिलियन प्राइस टैग रखेंगे तो आप पकड़ के चलो 30 to 35 मिलियन के बीच कुछ हम लोगों को मिल ही जाएगा, जो मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए और वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि मैक्टोमिनी का जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल पे और क्लब लेवल में वो बहुत ही अच्छा है और ही इज अ डिसेंट प्लेयर। तो मेरे ख्याल से हम लोग क्या है कि हम लोग जब प्लेयर सेल करते हैं तो हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हाँ इस प्लेयर के लिए भी हम लोग को थोड़ा बहुत पैसा मिलना चाहिए। ये जो मेंटालिटी है हम लोगों का बहुत दिन से चेंज होकर ऐसा हो गया। तो अगर मैक्टोमिनी के लिए हम लोग 40 मिलियन का प्राइस टैग रख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ही कि बाप रे बाप 40 मिलियन मांग रहा है, कौन देगा 40 मिलियन। लेकिन ये एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। मैक्टोमिनी के लिए 30 से 35 मिलियन देने के लिए तो बहुत क्लब राजी होंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही। तो मेरे ख्याल से अगर मैक्टोमिनी और फ्रेड इन दोनों को हम लोग जल्द से जल्द छोड़ पाए तो हम लोग हॉलैंड के बाद सोफिया अमराबाद जैसे प्लेयर के लिए भी जा सकते हैं और वो हम लोगों के लिए मच नीडेड भी है। इसके बाद बात करेंगे फुलहम से जो हेविगो आ गया उसको लेके। तो फुलहम ने राहुल हिमेनेज को साइन कर लिया सक्सेसफुली। तो मेरे ख्याल से अगर हिमेनेज आ ही गया है तो फुलहम अभी मित्रोविच को छोड़ देंगे और मित्रोविच विल जॉइन टू सऊदी लीग। इसके बाद बात करेंगे आपका चेल्सी को लेके। देखिए कैसेडो वाला सिचुएशन में लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसको लेके बात करने की कोई वजह नहीं है। अगर कोई अपडेट आता है तो फ्यूचर में मैं जरूर उसको कवर करूंगा। तो चेल्सी में अभी जिस प्लेयर को लेके मुझे बात करना है वो है आपका कॉनर गैलेगर। तो कॉनर गैलेगर को साइन करने के लिए 40 मिलियन पाउंड का एक बिड सबमिट किया है वेस्ट हैम ने और ये चीज फैब्रिजियो ने भी कंफर्म किया है। लेकिन अभी भी चेल्सी से कोई आंसर नहीं आया है। जब पोचेटिनो से पूछा गया कॉनर गैलेगर के बारे में तो पोचेटिनो ने बोला कॉनर गैलेगर उनके प्लान में है, लेकिन चेल्सी कॉनर गैलेगर को बेचेंगे या नहीं बेचेंगे इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं आया। तो देखते हैं चेल्सी कॉनर गैलेगर को बेचता है या छोड़ता है। देखिए अगर बेचता है और वो भी 40 मिलियन पाउंड से तो मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक ही है, क्योंकि कॉनर गैलेगर चेल्सी में आने के बाद कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेला मानता हूं, लेकिन उतना भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर था नहीं। तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट
अगर आपको 40 मिलियन पाउंड मिल रहा है तो मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक ही है। तो इसके बाद बात करेंगे सादियो माने को लेके। तो अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, सादियो माने इज रेडी टू ज्वाइन टू साउदी लीग। सादियो माने के पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। हालांकि सादियो माने चाह रहा था कि वो बायर्न में रुके, लेकिन बायर्न भी उसको छोड़ना ही चाहता है। थॉमस टुकेल उसके साथ काम नहीं करना चाहता, तो इसलिए सादियो माने के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सादियो माने भी सऊदी अरब जा रहा है। और सऊदी अरब से जो दूसरा आपका हीरो आ गया वो है जॉर्डन हेंडरसन वाला जो डील है वो अभी कंप्लीट हो चुका है और उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया। तो लिवरपूल से इसके बाद जो अपडेट है वो है आपका रोमियो लाविया को लेके। जी हाँ, लिवरपूल ने ऑफिशियल बिड सबमिट कर दिया जिसमें अपफ्रंट फी होगा 42.5 मिलियन पाउंड और आपका 2.5 मिलियन पाउंड्स का एड ऑन है, लेकिन जो टोटल पैकेज है वो है आपका 45 मिलियन पाउंड। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सही टाइम है लिवरपूल के लिए रोमियो लाविया के लिए ऑफिशियल बिड सबमिट करना, क्योंकि जैसे सब लोगों को मालूम है बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे थे कि चेल्सी इज ऑल्सो आफ्टर हिम। तो मेरे ख्याल से अभी जैसे चेल्सी काइसेडो वाला डील को लेके बिजी है, लिवरपूल के लिए बढ़िया टाइम है इस डील को रैप अप करना। और मेरे ख्याल से ये डील रैप अप हो भी जाएगा, क्योंकि साउथहैम्पटन का जो आस्किंग प्राइस है और लिवरपूल का जो सबमिटेड बिड है उसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं और लिवरपूल ट्रांसफर बिजनेस में बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। जो मैकलिस्टर के टाइम में भी देखने को मिला कि वो लोग कैसे बहुत बढ़िया तरीके से ब्राइटन के साथ बिजनेस करके इतने कम पैसे में मैकलिस्टर जैसे प्लेयर का डील सिक्योर कर पाया। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि रोमियो लाविया का डील में और कोई ट्विस्ट रहता है या फिर लिवरपूल का ये जो बिड है वो एक्सेप्ट हो जाता है और रोमियो लाविया का डील क्लोज हो जाता है। तो अब तक जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स है मोरलेस में सबको कवर कर ही चुका। इसके बाद अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है या फिर कोई नया ट्रांसफर न्यूज आ जाता है तो वो चीज मैं मेरे नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करें जो लोगों को फुटबॉल पसंद है, जो लोग फुटबॉल को लेकर कल्चर करते हैं। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।